नमस्कार दोस्तों, एपीजीएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक, आइए हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री का अध्याय 11 देखते हैं। ठीक, इमारतें, चित्र तथा किताबें के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, मारुतस्वामी और लौह स्तंभ। ठीक, मारुतस्वामी आज बहुत खुश था। ठीक, पहिएदार कुर्सी में बैठकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले गया। धूल भरे पथरीले रास्तों से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफ़ी मुश्किल था। आपने इस अनुभव को मारुतस्वामी कभी नहीं भूल पाएगा। ठीक, धातु विज्ञान के बारे में आइए हम लोग देखते हैं। ठीक, धातु विज्ञान क्या होता है। ठीक, प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। ठीक, पुरातत्वविद खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातु कर्म, धातु शोध की जानकारी थी। इन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंध थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा। ठीक, लौह स्तंभ। अभी हम लोग आज लौह स्तंभ के बारे में देखते हैं कि लौह स्तंभ क्या होता है। ठीक, महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा एक लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। ठीक, इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनाने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। ठीक, इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो ठीक संभवतः गुप्त वंश अध्याय 10 के थे। ठीक, आर्यशास्त्र आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। ठीक, ईंटों और पत्थरों की इमारतें। ठीक, हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसे कुछ इमारतों में देखने को मिले हैं। ठीक, स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। ठीक, हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के होते हैं, कभी गोल या लंबा तो कभी बड़े या छोटे। इन सब में एक समान है। ठीक, प्रातः सभी उस स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता है। ठीक, इन डिब्बे में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा उपयुक्त कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे गए रहते हैं। ठीक, इसे धातु मंजूषा कहते हैं। ठीक, प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखे मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया है। ठीक, बाद के काल में उस गुंबदनुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थरों के ढक दिया गया है। ठीक, आइए हम लोग प्रातः स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था जिसे प्रशिक्षण पथ कहते थे। ठीक, इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहते थे। ठीक, वेदिकाओं में प्रवेश द्वार बने होते थे। ठीक, रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्तिकला की सुंदर कलाकृति से सजे होते थे। ठीक, मानचित्र 7 और पृष्ठ 105 में हम लोग देखे। ठीक, अमरावती ढूंढ, यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। ठीक, कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफा बनाई जाती थी। ठीक, इसकी
कई गुफाओं को मूर्ति तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। ठीक, इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्ग जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, ठीक, जहाँ मुख्य देवी या देवी देवताओं की मूर्ति को रखा जाता था। ठीक, इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे, भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में देखने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था। ठीक, जिसे शिखर कहते थे। ठीक, शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजनाएं बनाई जाती थी। ठीक, अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम से एक जगह होती थी। यह एक सभाघर होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। ठीक, मानचित्र 7 में देखें। ठीक, महाबलीपुरम और ऐहोल को ढूंढो। इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर, इनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं। ठीक, ये मंदिर है, इसी को दिखाया गया है। ठीक, स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते हैं, आइए हम लोग देखते हैं कि स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते हैं। स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। ठीक, इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसीलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनाने का निश्चय करते थे। ठीक, पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर का स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। ठीक, यहाँ पत्थरों को काट छांट तराशने के बाद खंभों, दीवारों को चौखटों, फसरों तथा छतों का आकार दिया जाता था। ठीक, इन सबके तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल का काम था। ठीक, आइए इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। ठीक, इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची का एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरणा को बनाने का खर्च दिया था। इन्हीं सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हैं। ठीक, इसीलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया था। ठीक, आइए हम लोग अध्याय 8 के पृष्ठ 83 पर दिए गए चित्रों को तरह तुम भी मंदिरों तथा स्तूपों को निर्माण के दौरान आने वाले विभिन्न चरणों का चित्र बनाओ। ठीक, चित्रकला, आइए हम लोग चित्रकला के बारे में देखते हैं कि चित्रकला कैसे होता है। ठीक, मानचित्र 7 में अजंता को ढूंढो। यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। ठीक, इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरे होने की वजह से अधिकांश चित्र मशालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्र के रंग 1500 साल बाद ही भी चमकदार थे। ठीक, ये रंग पौधे तथा खनिज से बनाए गए थे। इन मकान कृति को बनाने वाले कलाकार अज्ञात थे।
पुस्तकों की दुनिया। आइए हम लोग पुस्तकों की दुनिया में चलते हैं कि पुस्तक कौन कौन सी पुस्तक उस समय थी। ठीक, इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्य की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीरगाथा तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। ठीक, करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्प दिक्करम की रचना इलांगो नामक एक कवि ने की थी। ठीक, इसमें कोलन नाम से एक व्यापारी की कहानी है। ठीक, वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कन्नगी के अपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कन्वी पुहार छोड़कर मदुरैया चले गए। ठीक, वह पांडव राज के दरबारी जौहरी ने कोलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया। ठीक, जिस पर राजा ने उसे प्रादंडन दे दिया। ठीक, कन्नगी जो कभी भी उससे प्रेम करती थी, अन्य अन्याय के कारण दुख और रोष से भाग गई। ठीक, उसने मदुरैया शहर का विनाश कर डाला। ठीक, शिल्पादिकारम से लिया गया यह वर्णन है। ठीक, यह कवि ने कन्नगी के दुख का इस तरह वर्णन किया है। ठीक, ओ मेरे दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धूल से सना यूं ही पड़ा है। यह कहा क्या न्याय की गोधूली की इस स्वर्णिक आभा से फूलमाला से ढके सुंदर वृक्षस्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। मैं अकेली सहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष निर्गुणुक के प्राण लेती है? ठीक, क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। ठीक, एक और तमिल महाकाव्य मणिमुखलई के करीब 14 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया। इनमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ठीक, ये रचना कई सदियों पहले ही खो गई थी। ठीक, इनकी पांडुलिपियाँ दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। ठीक, अन्य लेख जैसे कालिदास, जिनके बारे में तुमने अध्याय 10 में पढ़ा, संस्कृत में लिखे थे। ठीक, मेघदूत का एक श्लोक। ठीक, पुरानी कहानी का संकलन तथा संरक्षण। ठीक, आइए हम लोग पुरानी कहानी का संकलन तथा संरक्षण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियों जो बहुत पहले से प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई। इनमें पुराण भी शामिल हैं। ठीक, पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन या पुराण। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़े कहानी है। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की दृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृति श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सके। स्त्री तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, ठीक, वे भी इसे सुन सकते थे। पुराण का पाठ पुजारी जो है मंदिरों में किया करते थे। ठीक, जो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे, तुम में भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरुष वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। ठीक, यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई है। ठीक, माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों ही
व्यास नाम के ऋषि से ने संकलित किया था। महाभारत में ही भागवत गीता भी है, जिसके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ा था। ठीक। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। इनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस लाने के लिए राम को लड़ाई करनी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानी। ठीक। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानी के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक। आम लोग भी कहानी कहते थे। ठीक। कविताओं और गीतों की रचना करते थे। ठीक। गाने गाते थे, नाचते थे और नाटकों को देखते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। ठीक। जातक कथाएं जो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई गई थी। ठीक। इसमें एक कहानी अगले पृष्ठ में दी गई है। ठीक। ठीक। आइए हम लोग देखते हैं कि बंदर राजा की कहानी। ठीक। एक समय बंदरों का एक महाराजा हुआ जो हिमालय। ठीक। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि